हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करेंगे, जो एडिटेरिया का दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट है, जो प्रवीण सर के द्वारा निकाला गया है। सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है और उसका लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए सेट नंबर 3 को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। तो इनमें जो मैच खेले गए वो मैच है मैच 22। IPL की सफलता के बाद BCCI ने WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत की है और प्रथम संस्करण में कुल टीमों की संख्या 5 है जो WPL में हिस्सा लेगी, जिसमें कुल 22 मैच खेले गए। और WPL के प्रथम संस्करण के विजेता की अगर बात की जाए तो मुंबई इसका विजेता है। ये बात भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। इनमें से किस राज्यों में चुनाव नहीं कराए गए हैं। फरवरी में अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो इसमें मणिपुर में चुनाव नहीं कराया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा फरवरी में देश में कुल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया गया, जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय और मेघालय इस तीनों राज्य में चुनाव कराया गया है और मणिपुर में चुनाव नहीं कराया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस की तिथि को मनाने जाने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है 15 फरवरी को। बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये घोषणा क्यों की गई है? तो तारापुर शहीद दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें 15 फरवरी 1932 को बिहार राज्य के मुंगेर में तारापुर में झंडा सत्याग्रह के दौरान तारापुर के ब्रिटिश थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में 34 लोग जो है सो शहीद हो गए थे। इन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार सरकार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य में मध्य प्रदेश है, जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है और गन्ना में उत्तर प्रदेश है। इस बातों को भी ध्यान रखना है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का परीक्षण कब किया गया? इसका परीक्षण किया जाएगा 2024 में। निसार का परीक्षण किया जाएगा 2024 में। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से भारत की इसरो की तथा अमेरिका की नासा के द्वारा पृथ्वी की निगरानी हेतु निसार का सफल परीक्षण 2024 में किया जाएगा। श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया? तो ये किया गया न्यू दिल्ली में। श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मथुआ महामेला एक वार्षिक मेला है जो अखिल भारतीय मथुआ महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये भाग लिया 70 प्रतिनिधियों ने। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया और इसके मुख्य अतिथि इसमें जो थे वे थे गियोना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें लगभग 70 देशों के 3500 से अधिक लोगों ने 17वें प्रवासी दिवस के दौरान भाग लिया। इसमें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बार इसमें भी लगा लीजिए, भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा नाटू।
नाटू नाटू हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड नाटू नाटू को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फेवल मेंस को दिया गया। फेवल मेंस, ठीक है, नाटू नाटू गीत को दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि नाटू नाटू का गीत को किसने बनाया है। देखिए, जो नाटू नाटू सॉन्ग है, नाटू नाटू सॉन्ग, वो मूवी RRR का सॉन्ग है। मूवी एक आया था अभी कुछ दिन पहले, RRR, ठीक है, RRR। तो ये इसी के एक सिंगर हैं जिसका नाम है MM कीरावानी, MM कीरावानी, इसको याद रखना है। तो यही RRR फिल्म में जो गाना नाटू नाटू गाया गया था, इसी में MM कीरावानी के द्वारा जो वही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के अंतर्गत जीता गया है, साउथ का था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अमेरिका में, ठीक है। 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका की न्यू ऑरलियंस के शहर में किया गया और 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब बारबोनी गैब्रियल ने जीता। बारबोनी गैब्रियल ने जीता इसका खिताब, ये भी ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के क्षेत्र सियाचिन, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर उसको आंसर निकालेंगे। तो ऑप्शन है शिवा चौहान, मोहन ठाकुर, वंदना राठी और पंकज घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवा चौहान, ठीक है। भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी स्पेयर्स के कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब 2023 का जो इसका जो आयोजन था, आयोजन जकार्ता में किया गया था और इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है सो जोनाथन क्रिस्टी ने जीता और महिला का खिताब जो है सो महिला एकल का खिताब आन से यंग ने जीता। इसमें अगर महिला की बात की जाए तो वो जीती है आन से यंग, आन से यंग, आन से यंग ने इसका खिताब जीता है महिला का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का क्या विषय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 का जो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा, उसका थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। जानते हैं हम लोग कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सो 8 मार्च को मनाया जाता है और 2023 में इसका थीम यही है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भगवान शिव से, भगवान शिव से संबंधित है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा भगवान शिव की से संबंधित प्रतिमा है और भगवान शिव की यह 112 मीटर प्रतिमा है जो कि राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है और इस स्टैच्यू पर बिलीफ यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है, इतना ऊंचा है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। चौथा क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और 2022 में इसका आयोजन जापान में किया गया था। इसमें 4 देश जो होते हैं क्वाड में, क्वाड के चारों देशों को याद रखना है जो भी बताने वाले हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया है, एक भारत है, एक जापान है और एक अमेरिका है। चारों देश को एकदम बढ़िया से याद रखना है। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आप लोग मन में भी आंसर मतलब क्लिक कर लीजिए आंसर, तो उसके बाद हम तो बता ही देंगे। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अहमदाबाद को, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया
तथा पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को पर्यटन मतलब प्रथम पुरस्कार मिला है। अगर वही पर्यटन की बात की जाए तो उत्तराखंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर हेरिटेज की बात की जाए तो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है? एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है? तो वो दे दी है विस्तारा के साथ, विस्तारा एयरलाइंस के साथ। टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस में कर दिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बनने का एकदम पूरा चांस है एग्जाम में। अब है अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कहाँ किया जाएगा या किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी की जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर जबकि 2026 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। 2024 में श्रीलंका में होगा और 2026 में नामीबिया और जिम्बाब्वे में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना है खुश रहने में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो ये हो जाएगा 126वां स्थान, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है। इस रैंकिंग में 136 देश शामिल हुए थे और जिसमें पहला स्थान जो है सो फिनलैंड को मिला है, ठीक है। और भारत का स्थान 136 में से 126वां है, जो कि बेहद खराब है। हम लोग बहुत कम खुश लग रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं ज्ञान चतुर्वेदी। 2023 में किए गए घोषणा के अनुसार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागल खाना हेतु दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम है पागल खाना, ठीक है। पागल खाना को भी याद रखना है। पाक जलडमरू को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सपन्ना रमेश सेलार। सपन्ना रमेश सेलार बन गए हैं। U12 समूह में पाक जलडमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय सपन्ना रमेश सेलार बन गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है INS द्रोणाचार्य। INS द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोच्चि में INS द्रोणाचार्य 16 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड द्वारा इसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित कहाँ पे की गई है? तो ये किया गया है जयपुर में, ठीक है। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला भारत के जयपुर में स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, ठीक है। 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में मेथेनॉल से संचालित पहली बस का अनावरण सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, ठीक है। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? उनका संबंध है समाज सेवा से, ठीक है। प्रसिद्ध समाज सेवी तथा गांधीवादी महिला इला भट्ट का नवंबर 2022 में निधन हो गया। इनका संबंध समाज सेवा क्षेत्र से था। महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना की थी। स्वयं श्री महिला संघ की स्थापना की थी ये, यानी कि समाज सेवी थी इला भट्ट जिनका निधन हो गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो यह है गोदावरी बेसिन,
ठीक है। बड़ी बेसिन से तात्पर्य उस बेसिन से है जब मुख्य तथा सहायक नदियां अपना जल एक जगह इकट्ठा करती है। जब मुख्य तथा सहायक नदियां अपना जल एक जगह इकट्ठा करती है। भारत का सबसे बड़ा नदी गंगा बेसिन है, ठीक है। जबकि अगर वही दूसरी सबसे बड़ी गंगा नदी बेसिन की बात की जाए तो उसमें गोदावरी बेसिन है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है? यह है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और यह सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4328 मीटर है। केसर मिश्रण है किसका? बीज और कलियों का, पत्ती और तने का, बीज और जड़ों का, फूल और बीज का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीज और कली का। केसर बीज और कली का है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है जो बीज बनने वाला भाग है, और इस प्रकार केसर बीज एक कलियों का मिश्रण है। आजकल पता नहीं क्या क्या चीज़ में केसर मिला के बेचा जा रहा है। आप लोगों को तो अच्छे से भली भांति पता होगा केसर किस में मिलाया जा रहा है। आजकल तो ऐड भी आ रहा है कि केसर का दम है दाने दाने में। इस सभी चीज़ों से बच के रहना है। मीकीर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में है ये, ठीक है। और मीकीर की पहाड़ी असम में स्थित है और यह कार्बी आंगलांगन पठार का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्षों को काटने व बचाने हैं तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना बार भी लगाना है लगा लीजिए। 50 को एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1970 में। डायरेक्ट राउंड फिगर याद रखिए, 1970। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था। ऐसा नहीं था कि कोई चिपक गया था, यह एक पर्यावरण आंदोलन था जो कि उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वे थे सुंदर लाल बहुगुणा। आप लोग नाम भी सुने होंगे, सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है। 1970 में इसका आंदोलन हुआ था। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन है वन रोपण, जल प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा और औद्योगिक प्रबंधन। तो इसका आंसर सीधी सी बात है औद्योगिक है। औद्योगिक प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन का नहीं है। उद्योग बनेगा तो पारिस्थितिकी संतुलन होगा ही नहीं, पॉल्यूशन बढ़ेगा। पारिस्थितिकी संतुलन से उद्योग प्रबंधन का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जबकि जल प्रबंधन एवं वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से इसका प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थलबद्ध देश है? ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी एक यूरोपीय देश है जो पूरी तरीके से स्थलबद्ध है और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हम लोग हंगरी होते हैं यानी कि भूख लगता है हम लोगों को, तो सबसे पहले हम लोग पेस्ट खोजते हैं ताकि मुंह धो के आराम से खाना पे टूटा जाए। तो इसलिए हंगरी जब भी हम लोग होंगे तो पेस्ट खोजेंगे, बुडापेस्ट। ये मेरे मन में अभी आया उत्पात। वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक क्या है? यह कथन किसका है? वनस्पति जलवायु का सही सूचक है कौन सा? तो इसका सही सूचक है थर्नट वेट, ठीक है। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था, थर्नवेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ किया गया था 1892 में, ठीक है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में प्रारंभ की गई थी और इसके साथ ही 1892 में भारत परिषद अधिनियम के तहत राज्य एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने का कार्यान्वित से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी इस घटनाओं में से जो ऑप्शन में दी गई है? तो इसमें सबसे पहली घटना घटी थी इलाहाबाद की संधि। अगर इलाहाबाद की संधि की बात की जाए तो इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 में,
हम लोग जानते हैं कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इसके बाद हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक। 1775 से 1782 तक, ठीक है। और हम लोग बाकी का तृतीय मैसूर का देख लेते हैं। तो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792। 1790 से 1792। हम लोग जानते हैं चतुर्थ मैसूर युद्ध में तो टीपू मारा ही गया था। अब है सालवाई का युद्ध। सालवाई का युद्ध हुआ था 1782 में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा बैक जाके एक बार लाइक दबाने का कष्ट करें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो कर ही लीजिए उसको भी। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को 1938 में नहीं कहा था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहले देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त, समझ रहे हैं? यानी कि जो देशभक्त है ना, उसका भी देशभक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। एक तो हो गया आपको देश नायक इसलिए, और देशभक्तों का देशभक्त हो गया महात्मा गांधी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, उसके समय, तो वो था लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रथम सेनापति था लॉर्ड वेवेल, जो कि वर्ष 1943 से लेकर 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल रहा। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बैटरी लो हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, कंप्लीट करा देते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया था, देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग इसका, यह मनाया गया था कोलकाता में, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को सीधा या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कोलकाता में मनाया गया था। अब हम लोग आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज की स्थापना की गई किसने? ये बीपीएससी में, दरोगा में, एसएससी में, रेलवे में पता नहीं कितना बार पूछ चुका है, 2000 बार ही पूछ चुका है कि दीवाने अर्ज का संबंध किस विभाग से था और ये किसने लागू किया था ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए या मजबूत करने के लिए उद्देश्य से एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने अर्ज, ठीक है। दीवाने अर्ज का जो भी मतलब था स्थापना वो बलबन ने किया था। इस बातों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो इस कवि को देख लेते हैं कौन कवि थे। तो ये कवि थे अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो थे। दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के शिष्य ने नई फारसी काव्य शैली जिसका नाम सबक के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है हिंदुस्तान का तोता, ठीक है। अगर आगे है कुछ युद्ध और उसको सुमेलित करना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो एक बार आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिए।
देखिए इसमें एक युद्ध आप लोग पहले मिला लीजिए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 है, तो सही ही है। तैमूर का आक्रमण 1998 और चंदावर का युद्ध 1194, तो इनमें से सभी सही है। ठीक है, ये सभी युद्ध सही है। जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया? जौनपुर की स्थापना, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST के द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है नर्मदा घाटी में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वो था उदयन। ठीक है, पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया इसका राजधानी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश तीनों की राजधानी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय प्रवीण सर के द्वारा अच्छा क्वेश्चन सेट किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? तो ये किया गया 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? पुलिस राज सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी राज सूची का विषय है क्योंकि राज ही इसमें ज़्यादा करता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का बात है वो दोनों करता है। अभी आज ही के न्यूज़ में आया है कि हम लोग चीन को दाब के निकल चुके हैं जनसंख्या में और अब हम लोग 1 नंबर पर आ चुके हैं जनसंख्या में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये कहलाता है उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था जिसमें संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक है, और इसमें सभी सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं और जिनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। ठीक है, 3 पॉइंट इसे याद रखना है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? समझ गए क्वेश्चन? अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2026 तक। हम लोग जानते हैं कि 2026 तक जो है सो परिसीमन अब हस्तक्षेप नहीं करेगा। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170(3) के शर्तों में संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि नहीं किया जाएगा। ठीक है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है।
विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार। तो यह राय लेने का अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि तथा तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है। अब है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो ये सभी जरूरी है, तभी सतत विकास कर पाएंगे हम लोग। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है। तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना। ठीक है। तो ये संबंधित है केरल से। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पश्चिमी घाट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। जैव विविधता यानी कि जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट है वो केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेश ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल पाए जाते हैं, जिसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार और भारत सीमा और सुंडालैंड, ये चारों हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड ये संबंधित है टेबल टेनिस से। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य इसमें म्यांमार नहीं है। सार्क की स्थापना हम लोग जानते हैं कब की गई थी? 1985 में। ये बात ध्यान रखना है, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था और यह 8 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। फिर से देख लेते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। देखिए इधर से देख लेते हैं पहले। भारत तो है ही, पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश और बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, नेपाल भी अपना पड़ोसी देश है, भूटान भी हो गया, नीचे श्रीलंका भी है, मालदीव भी है और इधर से अफगानिस्तान भी है। तो जो भी देश सटा हुआ है यानी कि ये सभी 8 देश जो है सो सार्क के सदस्य हैं। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहा जाता है। वो रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आइसोहेल। आइसोहेल कहा जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग समधूप रेखा की बात करें तो वह रेखा जहाँ पर जो रेखा धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसको हम लोग समधूप रेखा कहते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पंडवानी, नवारानी और डागला। ये तीनों लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1953 में। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है शिलोंग में। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी। ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड इकाई है आवेश की।
मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय और मस्तिष्क। इसमें काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो ये किया गया निकोल टेस्ला के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोल टेस्ला के द्वारा किया गया। ठीक है। वही अगर गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें हम लोग, तो गुरुत्वाकर्षण नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। और ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया है? तो वो किया है थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने किया है ग्रामोफोन का आविष्कार। और अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात किया जाए तो इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया है। और हम लोग ये तो देख ही लिए कि आइजैक न्यूटन जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियम को दिए हैं। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा दुगुना। ठीक है। हम लोग जानते हैं V = होता है IR। ठीक है। और I = होता है R/V। निम्नलिखित में से किस अंक का विचलन कोण सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल रंग का जो विचलन कोण है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है और लाल रंग को रक्त वर्ण भी कहा जाता है, जिसका तरंगदैर्घ्य 625 से लेकर 740 नैनोमीटर तक होता है। 625 से लेकर 740 नैनोमीटर तक होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। 71 की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब वास्तविक है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बनता है तथा ध्रुव और फोकस दूरी के बीच बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या आधारित है? तो ये हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित, ये पूछ रहा है, सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हाँ, तो ओडोमीटर जो है सो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। शेष सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, यानी कि हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और इलेक्ट्रोमीटर, जो भी पानी वाला चीज़ है वो आर्किमिडीज से रिलेटेड होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा होना। सही आंसर। CO2 सूखा बर्फ बनना, एक प्लेटें होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है यह, और रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ का वापस उस मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें इस बातों को ध्यान रखना है कि जैसे कोई चीज़ परिवर्तित हो गया तो वो पुनः उस चीज़ में परिवर्तित नहीं होगा, इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का जमना, आपको बोलेगा कि दूध से दही का जमना क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से हम लोग फिर दूध नहीं जमा सकते हैं। मक्खन का खट्टा हो जाना, अगर मक्खन खट्टा हो गया तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि खट्टा मक्खन को अब ठीक करके सही मक्खन बना दो। अब जैसे है कि CO2 से सूखा बर्फ बनना, तो भाई CO2 से सूखा बर्फ बना तो सूखा बर्फ से फिर भी CO2 बन सकता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है और किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं ये सब। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी 1। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अनॉक्सी अम्ल। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो वो होता है पीला गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग पीला गुलाबी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं, तो ये होते हैं एक उभयधर्मी। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी होते हैं। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, मेंडलीफ ने। ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ ये यौगिक बना लेते हैं। इसलिए मेंडलीफ ने इसे रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक का अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का फ्लोरीन। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का ही अपर रूप है। ग्राफीन कार्बन का ही एक अपर रूप है जो ग्रेफाइड से प्राप्त होता है तथा जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है ग्राफीन से। इस बातों को हम लोग को ध्यान रखना है। अगला है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो ये होता है विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? कीटभक्षी पौधा नहीं बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोथैलस। प्रोथैलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। प्रोथैलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है और यह एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिकीय, अधिकांशतः यह प्रकाश संश्लेषी थैलाव जो है युग्मोक्विद है। ठीक है, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञानी कौन थे? तो पहला वनस्पति विज्ञानी थे थियोफ्रेस्टस। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो कोशिका विभाजन से संबंधित है साइटोकाइनिन। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडित करता है। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन करता है, तो ये करता है पाइरूवेट में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन आता है? तो ये आते हैं मार्केसिया। ठीक है, उस वाहिनी का नाम क्या है? उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में लाती है? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है शुक्रवाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों में लेंस का काम है आंखों की फोकस दूरी को बदलना। आंखों की फोकस दूरी को बदलना है। हमारी आंखों में लेंस का काम होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना। जब भी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण कॉर्निया पर पहुंचती है तो अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश कर जाती है। इससे क्या होता है कि रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है जब हम
तब क्या होता है, जब उल्टा प्रतिबिंब होता है तब वस्तु सीधा दिखलाई पड़ता है। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह जिम्मेदार होता है आरबीसी। आरबीसी जो होता है लाल रक्त कोशिका, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है, जिसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, ये ध्यान रखना है। किंतु भ्रूणीय अवस्था में अगर आरबीसी के निर्माण की बात की जाए तो ये प्लीहा में होता है तथा यकृत में। आरसीबी तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो गया। आरबीसी में आईपीएल अभी चल रहा है ना, इसलिए दिमाग में आरबीसी और आरसीबी में कन्फ्यूजन हो जाता है। आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, साइंस का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को हम लोग अदृश्य निर्यात कहते हैं, जिससे कि पर्यटन, बीमा आदि जो व्यापार सेवाओं से व्यापार में शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग 93 की ओर बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम इनमें से शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी पंचवर्षीय योजना का अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो वो हुआ था 1980 से लेकर 85 तक। ठीक है, 1980 से 85 तक। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो हुआ था स्टार्ट, वो हुआ था 2 अक्टूबर 1980 से शुरू। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जब शून्य हो जाती है तो उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन रॉबिन्स ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को हम लोग छिपी बेरोजगारी कहते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। और इस समिति के पहले अध्यक्ष जो थे वे थे पीसी महालनोबिस थे। ये प्रियंका चोपड़ा वाला पीसी नहीं है, ये पीसी महालनोबिस दूसरे हैं जो इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आगे 5 क्वेश्चन मैथ्स के हैं जिसके आंसर हम आप लोगों को फटाफट बता देते हैं। आप लोग इसको रोक के और आराम से बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है 70। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ए नंबर √5 + √3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 945। और क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है 11,712, यानी ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 का आंसर है ए, यानी कि 6 घंटा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दरोगा प्रैक्टिस सेट का ये हम लोगों ने 3 नंबर सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी अगले सेट में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।